क्या होगा, इस बात से हम सब के सब अनजान हैं, लेकिन उस कल के लिए हम भला आज क्यों परेशान हैं? दरअसल इस बात को कोई समझने को तैयार ही नहीं साहब। सच तो यह है कि अगर हम किसी की परेशानी को अच्छे से समझेंगे ही नहीं तो हमारी सलाह से उनके हालात भी कभी बदलेंगे नहीं। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज फिर से अपने एक व्यूअर्स के कुछ ऐसे ही परेशानी भरे क्वेश्चन का उसे अच्छे से समझकर आंसर देने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को जिंदगी में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जो लोग परिवार सहित अब विदेशों में बस गए, दुर्भाग्यवश वहां उनमें से एक की मृत्यु हो गई और भारत देश में उनके नाम पर कोई ना कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसे कि भारत में रहने वाले बाकी के पारिवारिक लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन उन्हें उस प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि विदेश में रहने वाले पारिवारिक लोग या कहें कि उस प्रॉपर्टी के को ऑनर अपने देश में वापस नहीं आ पा रहे या आना नहीं चाहते। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है दिल्ली के कमला नगर में रहने वाले प्रितपाल सिंह जी ने। आपसे अनुरोध कि मेरी छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या मालूम इस क्वेश्चन के आंसर को समझकर आपके या आपके किसी मित्र का भला हो जाए, उन्हें भी फायदा हो जाए। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दिल्ली से प्रितपाल जी पूछ रहे हैं कि गिरीश सर, मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली के कमला नगर इलाके में रहता हूं। हम 3 भाई हैं और तीनों के नाम से यह हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जो कि हमने लगभग 32 वर्ष पहले खरीदी थी। 18 वर्ष पहले हमारा सबसे छोटा भाई अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ अमेरिका सेटल्ड हो गया था। अभी हाल ही में कोरोना के कारण अमेरिका में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने कोई विल भी नहीं बनाई। उस छोटे भाई की बीवी बच्चे अमेरिका सिटीजन हो चुके हैं। अब हम अपनी कमला नगर वाली प्रॉपर्टी को बेचकर दोनों भाई अलग अलग 2 मकान खरीदने का विचार बना रहे हैं और अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने भाई के हिस्से में आने वाला रुपया अपनी भावी बच्चों को देना चाहते हैं। इसके लिए क्या हमें अपनी अमेरिका वाली भाभी और अपने दोनों भतीजों को इंडिया बुलवाना होगा या इसके अलावा भी कोई और तरीका है जिससे कि उन्हें इंडिया ना आना पड़े और हम अपनी कमला नगर वाली प्रॉपर्टी भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के बेच सकें? क्योंकि कोविड के कारण और वैसे भी वह लोग अब इंडिया नहीं आना चाहते। कृपया हमारी इस समस्या का समाधान करें। सारा परिवार इस बात को लेकर बहुत परेशान है। जैसा कि प्रितपाल जी ने पूछा कि वह दिल्ली में अपनी वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं जो कि 3 भाइयों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उनमें से एक भाई का विदेश में निधन हो चुका है। उस भाई की बीवी बच्चे जो कि अब अपने पिता की प्रॉपर्टी के तीसरे हिस्से के वारिस हैं, वह अपने हिस्से में आई उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडिया नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, जो भी उनकी प्रॉब्लम है। तो उसका क्या विकल्प हो सकता है जिससे कि वह अपनी उस प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सके? प्रितपाल जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा जिनके साथ इस तरह की या फिर इससे मिलती जुलती कोई परेशानी आ रही है। यह तो आपको मालूम ही है और मैं अपनी कई वीडियोस में इस बात का अच्छे से जिक्र भी कर चुका हूं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में यदि किसी एक का निधन हो जाता है तो उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है, यदि उस ओनर ने अपनी कोई विल नहीं बना रखी तो उसके हिस्से के वारिस उसकी बीवी बच्चे और उसकी मां होती है। प्रितपाल जी की परेशानी के निवारण के लिए उनके स्वर्गीय भाई की बेवा यानी कि दोनों भाइयों की भाभी और उस मृतक भाई के दोनों बालिग बच्चे विदेश में जहां भी वह रह रहे हैं, वह लोग आपसी पारिवारिक रजामंदी से वहां के हाई कमीशन अर्थात अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू भारत में रहने वाले अपने किसी भी रिश्तेदार को 3 लोग अर्थात मां यानी कि मृतक भाई की विधवा और उनके दोनों बालिग बच्चों को आर डीड अर्थात रेलिंक्विशमेंट डीड बनवाने के लिए अलग से अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर
इंडिया भेजना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि हमारे पिता या मेरे पति की प्रॉपर्टी के तीसरे हिस्से में मेरा जो तीसरा हिस्सा बनता है, मैं उसे अपने ताया जी या अपने जेठ जी, जो भी उनका रिश्ता बनता हो, उनके नाम वह अपना हिस्सा रिलीज करते हैं, अर्थात अपना हिस्सा छोड़ते हैं। याद रखिए, अटॉर्नी कभी भी किसी उस को-ऑनर के नाम पर नहीं भेजनी, यानी कि जिसके नाम पर आप अपना हिस्सा रिलीज करना चाहते हैं उसके नाम पर SPA नहीं भेजनी। और आप जिस रिश्तेदार के नाम भी यह SPA भेज रहे हैं उसमें बकायदा यह लिखें कि उसे अपनी इस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यह अधिकार दे रहे हैं कि यह व्यक्ति मेरी जगह रेलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट कर सकता है या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है जिससे कि वारिस के रूप में हमारे पास आए प्रॉपर्टी के उस हिस्से को इस दूसरे को-ऑनर के नाम पर ट्रांसफर किया जा सके। दोस्तों, कई बार इस प्रक्रिया में और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग हाई कमीशन से ना करवाकर वहां के लोकल अटॉर्नी जनरल से उस अटॉर्नी को अटेस्ट करवाकर भेज देते हैं। हालांकि वह स्टैंप भी इंपोज की गई होती है, लेकिन भारत में उसकी कोई मान्यता नहीं होती। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो भी बना रखी है जिसका शीर्षक है हाउ टू पावर ऑफ अटॉर्नी हेल्प एनआरआईज इन हिंदी, और इसके अलावा अलग से आर डीड अर्थात रेलिंक्विशमेंट डीड पर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखी है। आप उन्हें भी मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर ही देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें देखने से भी आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन लिंक्स को प्रेस करके भी मेरे वह सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रितपाल जी के साथ साथ मेरे वो सभी व्यूअर्स भी अच्छे से समझ गए होंगे जिन्हें इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। वह सब समझ गए होंगे कि इंडिया में आर डीड अर्थात रेलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड होने के पश्चात वह अपनी प्रॉपर्टी को बिना किसी परेशानी के आसानी से बेच सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात आप और याद रखें कि आपकी भाभी और दोनों भतीजों के पास उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी रकम आएगी उस रकम पर 20.6% TDS काटकर उन्हें वह रकम प्राप्त होगी। और अगर आप यह शो करते हैं कि आप अपनी भाभी और अपने भतीजों को पैसा देकर उनसे ऑडिट करवा रहे हैं तो उसे मनी कंसीडरेशन डील माना जाएगा, तो फिर उस पर अलग से स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होगी। इसको भी अच्छे से जानने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आप मेरी रेलिंक्विशमेंट डीड पर बनी एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं। जहां तक NRI पर लगने वाले TDS का सवाल है, तो TDS के विषय पर भी मैंने पहले से ही 4 वीडियोस बना रखी हैं जिनका शीर्षक है NRIs एंड TDS पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इन चारों वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कृपया आप उन्हें भी जरूर देखें। उन्हें देखने के पश्चात आप इस एपिसोड को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा कोई फिक्स समय नहीं है, मुझे जब भी समय मिलता है ना, मैं तभी आप लोगों के लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई ज्ञानवर्धक वीडियोस को लोड कर देता हूं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि नीचे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि रियल एस्टेट को लेकर मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप दिल्ली NCR में रहते, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, अपने खरीदने के लिए कोई अच्छी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, या बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रेंट पर लेना देना चाहते हैं, अपने पुराने मकान की कोलैबोरेशन कर उसे नया और लेटेस्ट बनवाना चाहते हैं, तो कभी भी समय लेकर आप हमारे ऑफिस शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार में आकर मिल सकते हैं। यकीनन शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार की टीम आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। जल्द ही रियल एस्टेट को लेकर किसी नए और अनछुए विषय के साथ में आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत,
आपको और आपके समस्त परिवार को शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार की तरफ से नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपके पूरे परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।